Hello student, yesterday we have studied about Bohr model of atom and their applications. Today we study Rydberg formula. What is Rydberg formula? Rydberg formula क्या है? हमने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में पढ़ा था कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में लार्ज नंबर ऑफ लाइंस प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वहाँ पे उसी चीज़ को देखते हुए रिडबर्ग एक साइंटिस्ट था, उसने एक थ्योरेटिकल इक्वेशन दी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ दिस लाइन। जो लाइन हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जो लाइंस प्रोड्यूस हुई थी उनकी वेवलेंथ के लिए एक थ्योरेटिकल इक्वेशन दी, किसने? रिडबर्ग साइंटिस्ट ने, ठीक है। और इक्वेशन उसने वेवलेंथ की फॉर्म में नहीं दी, उसने वेव नंबर की फॉर्म में दी। वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के भी आए हैं। वेव नंबर, इसको डिनोट हम फ्रीक्वेंसी पे बार का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है, दैट इज़ वेव नंबर। तो जो रिडबर्ग फॉर्मूला है वो उसने क्या इक्वेशन दी इसके लिए? न्यू बार वेव नंबर इज इक्वल्स टू आर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। न्यू बार वेव नंबर इज इक्वल्स टू r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², वेयर r इज इक्वल्स टू Rydberg constant. R is equals to Rydberg constant and its value is equals to 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। इट मीन्स 1 पॉइंट, अगर मीटर में इसको लेके आते हैं, 1.097 मल्टीप्लाई 10⁻7 मीटर इनवर्स। दिस इज द वैल्यू फॉर Rydberg constant. R is equals to Rydberg constant and N1 and N2 R क्या है? ये हमारे पास ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं। भामर सीरीज़ के लिए अलग है होती है, जो हम पढ़ के आए। लाइमन सीरीज़ के लिए अलग है, पास्टन के लिए अलग है, ब्रैकेट पी फंड के लिए अलग है। जैसे हम अगर लाइमन सीरीज़ की बात करें तो लाइमन सीरीज़ में N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, N2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अगर भामर सीरीज़ की बात करें तो N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, N2 की वैल्यू 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और अगर पी फंड की बात करते हैं तो उसमें N1 की वैल्यू क्या हो जाती है? 5, और N2 की वैल्यू 5 से अबाउ 6, 7, 8, जो हमने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में पढ़ा था, ठीक है। तो ये N1 और N2 वैल्यूज़ हमारी सीरीज़ के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? Rydberg फॉर्मूला। अगर इस Rydberg फॉर्मूला को हम हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए यूज़ करते हैं, फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स द फॉर्मूला इज इक्वल्स टू न्यू बार इज इक्वल्स टू r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू z²। कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए z की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन of Rydberg formula for hydrogen like particles, where Z is the atomic number of the hydrogen like particle, ठीक है। इसी में एक वर्ड आता है लिमिटिंग लाइंस। लिमिटिंग लाइंस, व्हाट इज लिमिटिंग लाइंस? क्या होती है लिमिटिंग लाइंस? लिमिटिंग लाइंस वो लाइंस होती है जो हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लाइंस आती हैं, अगर हम इस Rydberg फॉर्मूला में N2 की वैल्यू क्या ले लें? इन्फिनिटी। Rydberg फॉर्मूला में अगर हम N2 की वैल्यू क्या ले लें? इन्फिनिटी, दैट लाइंस प्रोड्यूस इन एनी स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आर नोन एज लिमिटिंग लाइन। अगर हम N2 की वैल्यू क्या लें? इन्फिनिटी, ठीक है। इसी में न्यूमेरिकल करते हैं। तुमसे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैलकुलेट करवाई है, ठीक है। कैलकुलेट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोन विच इज एमिटेड ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 5 टू n इज इक्वल्स टू 2। ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हुआ है? n इज इक्वल्स टू 5 से n इज इक्वल्स टू 2 इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हमें क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो इसमें अगर हम Rydberg फॉर्मूला यूज़ करें
रेडबर्ग फॉर्मूला हमारा क्या है, न्यू बार इज इक्वल्स टू आर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, आर की वैल्यू हमें पता है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। n2 की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, n2 की वैल्यू कितनी है 5 और n1 की वैल्यू कितनी है 2। n2 इजिकल्स टू 5, n1 इजिकल्स टू 2। पुट कर दो बेटा यहाँ पे, न्यू बार इजिकल्स टू 109677 1/2² माइनस 1/5²। सोल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी सेंटीमीटर इनवर्स में वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमें निकालनी क्या है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है 1/न्यू बार। ठीक है, वेवलेंथ क्या होता है 1/न्यू बार, इसका उल्टा हो जाता है वेवलेंथ। तो 1/ जो हमारे पास न्यू बार की जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो हमारी क्या आएगी, वेवलेंथ आएगी। सोल्व कर लेना बेटा इसको। और वेवलेंथ हमने निकाल ली। फ्रीक्वेंसी, अगर की फ्रीक्वेंसी की बात करें, फिर फ्रीक्वेंसी सबको पता है, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी इजिकल्स टू c/λ। c इजिकल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जो इस इक्वेशन से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, वेवलेंथ की। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसमें न्यूमेरिकल सोल्व करना है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम। जो हमने इतना बोर मॉडल पढ़ा, उसकी एप्लीकेशन पढ़ी, रेडबर्ग फॉर्मूला पढ़ा, स्पेक्ट्रम पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम। बोर मॉडल की क्या क्या लिमिटेशंस थी। फर्स्ट लिमिटेशन इज दैट बोर मॉडल इज अनेबल टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। देखो बेटा, हमने स्पेक्ट्रा पढ़ा, किसका पढ़ा, हाइड्रोजन एटम का, और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल हैं जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, केवल उन्हीं का पढ़ा है ना, कि जिनकी जेड की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की जिसमें वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो हाइड्रोजन एटम के पास इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1 होती है, और हाइड्रोजन लाइक जो पार्टिकल्स थे केवल, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए हमने, जिन एटम के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है केवल उन्हीं के लिए हमने क्या यूज़ किया है, लाइन स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम यूज़ किया है। लेकिन जो बोर हैं उसने जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है उनके लिए मतलब कुछ भी उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया, उनका स्पेक्ट्रम के बारे में कोई उसने इसमें अपना जिक्र नहीं किया। दैट इज़ लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल, दैट इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। ठीक है, नेक्स्ट लिमिटेशन इज इट इज़ ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ लाइन in magnetic field and इलेक्ट्रिक फील्ड। जो लाइन की स्प्लिटिंग हुई थी, हमने स्पेक्ट्रा पढ़ा था, वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जो लाइन स्प्लिट होती है मैग्नेटिक फील्ड में उसको तो हम बोलते हैं बेटा जीमैन इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट। उसको क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज जीमैन इफेक्ट, and splitting of spectral lines in electric field is known as Stark effect. So Bohr model of an atom was unable to explain the splitting of spectral lines. ठीक है, नेक्स्ट इसकी जो बोर मॉडल की एप्लीकेशन थी, लिमिटेशन थी, दैट इज इट इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन द 3-dimensional मॉडल ऑफ एटम। 3D मॉडल ऑफ एटम, बोर ने जो अपना मॉडल दिया था वो उसने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग सर्टेन सर्कुलर पाथ इन वन प्लेन, इट मीन्स इट गिव्स फ्लैट मॉडल ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करते रहते हैं, ठीक है, वो उसने फ्लैट मॉडल दिया था। लेकिन अब हम पढ़ते हैं एटम 3-dimensional होता है, फ्लैट नहीं होता। ठीक है, तो ये भी इसकी क्या थी, लिमिटेशन। इट इज़ ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स।
ठीक है। मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में भी इसने नहीं बताया है, दैट इज नेक्स्ट लिमिटेशन। एंड इट इज ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन डी ब्रोगली कंसेप्ट of dual nature of matter and Heisenberg uncertainty principle। ये लिमिटेशन है बोहर मॉडल की कि इट इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर मीन्स मैटर वेव की तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी, दैट इज नोन एज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, उसका जो डी ब्रोगली कंसेप्ट है और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये दोनों टॉपिक हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारी बोहर मॉडल की क्या थी, लिमिटेशंस थे। नेक्स्ट इसमें हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं। फॉर एग्जांपल, कैलकुलेट द एनर्जी associated with first orbit of हीलियम आयन। ठीक है, हीलियम आयन की हमें एनर्जी निकालनी है फर्स्ट ऑर्बिट की। तो वहाँ पे हम एनर्जी का डेरिवेशन हम पढ़ चुके। ई एन की वैल्यू -2.18 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर हीलियम आयन के लिए हमें निकालना है एन की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट की निकालनी है, इट मीन्स एन की वैल्यू 1। तो यहाँ से फर्स्ट ऑर्बिट मीन्स एन की वैल्यू 1 है, तो ई 1 की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा, वैल्यूज पुट कर दो, -2.18 10⁻⁻18 जूल, जेड स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एन की हमारे पास एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। इसको हम बेटा सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी वही हमारी E1 की वैल्यू आ जाएगी। अगर इसी में रेडियस भी पूछ लेता है, रेडियस निकालो इसका, तो हमें आर एन की वैल्यू याद है 0.0529 एन स्क्वायर बाई जेड। ये डेरिवेशन था हमारे पास नैनोमीटर में, नैनोमीटर 0.0529 एन की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन जेड 2 का स्क्वायर। सोल्व कर लेना, वहाँ से इसका क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी इस तरह के हमें न्यूमेरिकल्स इसमें सोल्व भी करने हैं। आगे अगर हम इसमें बात करें तो हमारे पास इसमें आता है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, जिसमें हमने अभी बात की थी किसकी, डी ब्रोगली कंसेप्ट की और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। तो अगर हम इसमें बात करें कि बोहर मॉडल की जो भी शॉर्ट कमिंग्स थी, लिमिटेशंस थी, उनको मतलब रिमूव करने के लिए, ओवरकम करने के लिए एक न्यू मॉडल ऑफ एटम वहाँ पे डेवलप किया गया। और इसी डेवलपमेंट, जो न्यू मॉडल की डेवलपमेंट थी, दिस इज ओनली बेस्ड अपॉन द 2 कंसेप्ट। फर्स्ट इज डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड सेकेंड इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम ये 2 कंसेप्ट यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज क्वांटम मैकेनिक्स। फिजिक्स में अच्छे से पढ़ते भी हो, दैट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स, और इसी को हम बोलते हैं वेव मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा मैटर होता है और जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं, दैट आर possess dual nature, dual character means these are behave as wave as well as particle और matter। ठीक है, दोनों की तरह बिहेव करता है। तो जब हम इसमें बात करते हैं कि इन पार्टिकल से जो वेव एसोसिएट होती है, दैट वेव्स आर नोन एज मैटर वेव्स और डी ब्रोगली वेव्स।
तो इसमें हम डी ब्रोगली का कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो डी ब्रोगली का जो कंसेप्ट था दैट इज द रेडिएशन ट्रैवल इन पार्टिकल एज वेल एज वेव, कि दोनों का नेचर शो करता है, वेव का भी और पार्टिकल का भी, ठीक है। और इसी को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस, ठीक है। हम पढ़ते हैं डी ब्रोगली कंसेप्ट और डी ब्रोगली रिलेशन। क्या है डी ब्रोगली रिलेशन, व्हाट इज डी ब्रोगली रिलेशन? हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, क्या था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और अगर हम आइंस्टीन की इक्वेशन की बात करें, ये तो हमारी है कि कोई भी हमारा जैसे कोई फोटोन है, अगर वो वेव का करैक्टर रखता है तो उसमें एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। अगर हम इसी में बात करते हैं कि अगर वो हमारा पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो उसकी एनर्जी क्या आती है, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, दैट इज आइंस्टीन इक्वेशन, ठीक है। दो इक्वेशन है हमारे पास, E इज इक्वल्स टू एच न्यू एंड E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव एच न्यू इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, सी बाय लैम्बडा। पुट द वैल्यू ऑफ न्यू इन दिस इक्वेशन, एच इंटू सी बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। यहाँ से हम लैम्बडा की अगर वैल्यू निकालें, एक सी से यहाँ से एक सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और एच अपॉन ये एम सी नीचे आ जाएगा, किसकी वैल्यू आ गई है, वेवलेंथ की। वेवलेंथ इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी, ठीक है। तो ये हमारी है डी ब्रोगली रिलेशन। यहाँ पे हम फोटोन की जो वेलोसिटी है सी है, इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, वी से, लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, ठीक है। और एम वी इज इक्वल्स टू मोमेंटम, एम वी इज इक्वल्स टू मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, ये भी हम पढ़ चुके। एंगुलर मोमेंटम में मैंने बताया था, जिसको हम मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, पी लेटर से, पी इज इक्वल्स टू एम वी। तो यहाँ से हमारे पास लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, वेयर पी इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी क्या कहलाती है, डी ब्रोगली इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज डी ब्रोगली इक्वेशन, ठीक है। वेयर इज लैम्बडा इज द वेवलेंथ, पी इज द momentum. From this, lambda is inversely proportional to momentum. लैम्बडा किसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मोमेंटम की, ठीक है। तो ये हमारा था डी ब्रोगली इक्वेशन। नेक्स्ट इसमें है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। डी ब्रोगली इक्वेशन की क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो डी ब्रोगली इक्वेशन की सिग्निफिकेंस है that is it is applicable to all material object only in the case of microscopic particle। केवल किस पे यूज होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे। तो हम डेली लाइफ में मतलब क्या यूज करते हैं, क्या किससे हम अक्रॉस होते हैं, मैक्रोस्कोपिक से। माइक्रोस्कोपिक तो हम कुछ यूज ही नहीं करते, उसके बारे में इतना हम डिस्कस भी नहीं होता। तो इट हैज नो सिग्निफिकेंस इन आवर डेली लाइफ बिकॉज it has significance in microscopic particle and in daily life we has no significance in microscopic, we come across with macroscopic particle. It is the significance of the de Broglie equation. तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली इक्वेशन एंड काइनेटिक एनर्जी, और वोल्टेज के साथ क्या इक्वेशन है, और कैसे हम एंगुलर मोमेंटम को, बोहर पोस्टुलेट को डी ब्रोगली इक्वेशन से हम डिराइव करते हैं। ये सारी चीज़ें हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और जितना भी सिलेबस तुम्हारा डिलीट हो चुका, उस सारे सिलेबस को हमें मतलब दोबारा से नहीं पढ़ना है, नोट्स भी नहीं बनाने हैं उसके। अगर किसी ने बना लिए हैं तो उसको वहाँ से कट कर दीजिएगा, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस हो गया, वो CBSE ने डिलीट कर दिया है,
तो जितना भी इस चैप्टर में मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, एनोड रेज, कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो भी करवाया था, रदरफोर्ड मॉडल, जे थॉमसन मॉडल, वो नहीं आएंगे। ये चैप्टर स्टार्ट है हमारा बोर मॉडल ऑफ एटम से, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं फिलहाल। बोर मॉडल, उसकी एप्लीकेशंस और उसकी लिमिटेशंस जो हम फिलहाल पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।